नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित जाति भेद का उच्छेद इस के अंतर्गत दो प्रकरण थे। पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था, पूरा कर लिया था, समझ लिया था। और दूसरा था प्रकरण मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसके कुछ भाग का अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया था। उम्मीद करता हूं आपने जितना भी करवाया है उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। आज की कक्षा में हम मेरी कल्पना का आदर्श समाज का अगला भाग पढ़ेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। पिछले भाग में हमने एक आदर्श समाज में 3 तत्व बताए भीमराव अंबेडकर जी ने कि आदर्श समाज में 3 तत्वों का होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। कौन कौन से? भ्रातृता, स्वतंत्रता, समता। किसी भी आदर्श समाज के लिए इन 3 तत्वों का होना बहुत ही जरूरी है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो समझो उस समाज को आदर्श समाज नहीं कहा जा सकता। इन 3 तत्वों में से हमने 2 तत्वों पर विस्तृत अध्ययन कर लिया था। भ्रातृता, भाईचारे के बारे में समझ लिया था, और स्वतंत्रता, आजादी के बारे में कि किसको कितनी स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता किसको नहीं कहा जा सकता, यहां हमने समझा था। आज हम समता, जो एक आदर्श समाज का अनिवार्य तत्व है, समता, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। देखें, अब आइए समता पर विचार करें। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि अब हम समता तत्व पर विचार करते हैं। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? इस समता नामक तत्व पर किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, किसी प्रकार की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में, फ्रांस के अंदर एक क्रांति हुई थी, उस फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का मुख्य विषय रहा था। समता के आलोचक, यानी समता को गलत बताने वाले, समता की बुराई करने वाले, आलोचक मतलब बुराई करने वाले, समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। क्या कह सकते हैं वो? कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। और उनका यह तर्क वजन भी रखता है और उनका यह तर्क सही भी है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, ताकि ये वास्तविकता है कि सभी मनुष्य बराबर नहीं हो सकते। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी ये वास्तविक होते हुए भी, सच्चाई होते हुए भी, ये बात कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, ये महत्व नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। यानी एक ये संविधान में इस तत्व को दिया गया है, यानी संवैधानिक सिद्धांत बनाया गया है इसको, इसलिए हम इसको झुठला नहीं सकते। मनुष्यों की क्षमता, कहा कि मनुष्य की जो योग्यता है वह 3 बातों पर निर्भर करती है। कितनी बातों पर बेटे? 3 बातों पर। पहली शारीरिक वंश परंपरा, और दूसरी सामाजिक उत्तराधिकार, अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां, चाहे वो क्या है, सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण की कामना है, चाहे शिक्षा ग्रहण करनी है, चाहे वैज्ञानिक ज्ञानार्जन है, विज्ञान से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना है या इकट्ठा करना है, आदि सभी उपलब्धियां, सभी प्रकार की उपलब्धियां, यानी जो हमने प्राप्त की है वो उपलब्धियां कहलाती हैं, जिनके कारण
सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्रदान प्राप्त करता है। विशिष्टता यानी एक विशेष दर्जा प्राप्त करता है। इन सभी उपलब्धियों के कारण ही जो सभ्य समाज है वो जंगली लोगों की अपेक्षा विशेष दर्जा प्राप्त करता है। और अंत में तीसरी जो क्षमता बताई क्या है, मनुष्य के अपने प्रयत्न। तीसरी क्षमता है मनुष्य के खुद के प्रयास, कि वह समाज में कुछ दर्जा पाने के लिए या कुछ करने के लिए कितना प्रयास करता है, कितने प्रयत्न करता है, वे उसके खुद के प्रयत्न तीसरी क्षमता है। इन तीनों दृष्टियों से कहा कि इन तीनों नजरियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। इन तीनों रूप से देखा जाए तो मनुष्य समान बिल्कुल भी नहीं होते, बराबर बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि शरीर से भी हम कह सकते हैं बराबर नहीं हो सकते, और सामाजिक उत्तराधिकार यानी जो ये उपलब्धियां प्राप्त किए ये भी सभी लोग नहीं प्राप्त कर सकते। और तीसरा क्या था, अपने प्रयत्न। सभी लोग किसी कार्य को करने के लिए समान प्रयत्न नहीं करते, समान कोशिश नहीं करते, समान प्रयास नहीं करते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण, इन तीनों विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? तो भीमराव अंबेडकर जी पूछते हैं जनता से, तो क्या इन विशेषताओं के कारण, जो तीन विशेषताएं बताई, इनके कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? किससे सवाल किया है भीमराव अंबेडकर जी ने? जो समता का यानी जो बराबरी का विरोध करते हैं कि सभी बराबर नहीं होते, कहा कि उनसे सवाल किया है इन्होंने कि ये बताएं आप कि समाज को भी क्या उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से, कि जब यानी पर्सनल दृष्टिकोण से कह सकते हैं, व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण यानी कि असमान प्रयास कोशिश के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। कहा कि जो प्रयत्न कोशिश प्रयास बराबर नहीं करता, तो कहा कि उसके साथ बराबर व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। अगर हम उसके साथ बराबर व्यवहार नहीं कर रहे हैं, असमान व्यवहार कर रहे हैं, तो उसको हम गलत नहीं कह सकते। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। लेकिन वो जो व्यक्ति प्रयत्न नहीं कर रहा है उसको पूरा प्रयत्न करने के लिए उत्साह प्रोत्साहन देना, उसको बढ़ावा देना, उसका हौसला बढ़ाना, वो हमारा फर्ज है, ठीक है ना, वो हमें करना चाहिए। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है, पहली दो बातों में असमान है यानी शारीरिक वंश परंपरा में और सामाजिक उत्तराधिकार में, क्या है, इन दो में असमान है, बराबर नहीं है, तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? अगर वो दो क्षमताओं में, जो दो विशेषताओं में बराबर नहीं है, असमान है, तो क्या उस आधार पर उसके साथ असमान व्यवहार करना सही है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में, कहा कि उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में अगर एक प्रतियोगिता हो जाए कि उत्तम व्यवहार किसके साथ करना चाहिए, सही व्यवहार किसके साथ करना चाहिए, तो उस प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे, यानी वे लोग अवश्य ही जीत जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल यानी अच्छे एक उच्च कुल में पैदा हुए हैं, शिक्षा पारिवारिक ख्याति यानी शिक्षा भी अच्छी प्राप्त कर ली है और परिवार संबंधी ख्याति भी उन्हें मिली है, पारिवारिक प्रसिद्धि भी है, पैतृक संपदा और माता पिता दादा परदादा से एक संपदा माने संपत्ति भी, धन दौलत भी अच्छी मिली है, यानी बैंक बैलेंस भी अच्छा मिला है, तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। और जो जिनका कारोबार खूब चल रहा है, यानी जो कारोबार के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं, प्रसिद्ध हैं, ख्याति प्राप्त हैं, कहा कि वे लोग ही बाजी मारेंगे किस चीज में, उत्तम व्यवहार को प्राप्त करने में।
यानी इसका मतलब तो उन्हीं के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, और जो अलग रह गए, इनसे दूसरे हैं, उनके साथ उत्तम व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही, जिनके पास हर प्रकार की सुविधा है, पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। कहा केवल जो लोग हर प्रकार की सुविधा से युक्त हैं, किसी प्रकार की उनके पास कमी नहीं है, ठीक है ना, और उन लोगों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार अधिकारी माना जाना निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। यानी कि ये एक सही फैसला नहीं कहा जा सकता, भेदभाव रहित फैसला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अगर ऐसी सुविधा दे दी जाए तो वह तो केवल संपन्न व्यक्तियों के, यानी धन संपदा से परिपूर्ण व्यक्तियों के पक्ष में निर्णय देना कहा जाएगा। अतः न्याय का तगाजा यह है कि जहां हम तीसरे यानी तीसरी क्षमता कौन सी थी? प्रयत्नों में असमानता, प्रयासों की असमानता जो मनुष्यों के अपने वश की बात है। तीसरी क्षमता क्या बताई थी? प्रयत्नों में असमानता, यानी जो असमान प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए असमान प्रयत्न करते हैं, जो मनुष्यों के अपने बस की बात है। प्रयत्न करना तो मनुष्य के बस की बात है ना, और फिर बस की बात होते हुए भी वे प्रयास नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, कोशिश नहीं करते, तो उस आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं। उस आधार पर मनुष्य के साथ अगर असमान व्यवहार किया जाता है तो उसको उचित ठहराया जाता है। वहां प्रथम दो आधारों, पहले दो आधार कौन कौन से? शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, ये दो आधार जो मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है, उन दोनों में मनुष्य का कोई बस नहीं चलता, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता उन दो आधारों पर, ठीक है ना। पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। कहा कि प्रयत्न के आधार पर अगर मनुष्य प्रयत्न बराबर नहीं कर रहा है तो उसके साथ हम बराबर व्यवहार नहीं करें, असमान व्यवहार करें, वो बिल्कुल सही है। लेकिन पहले जो दो क्षमताएं हैं, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, अगर उनके आधार पर हम उस व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, बराबर व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो वह बिल्कुल गलत है। ये कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी। और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है, दूसरे शब्दों में क्या कहा भीमराव अंबेडकर जी ने? यदि समाज की अपने सदस्यों से ज्यादा, अधिकतम मीन अपने सदस्यों से भी ज्यादा उपयोगिता प्राप्त करनी है, यानी लाभ पाना है, तो यह तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। ये कब संभव है? अरे समाज के दूसरे लोगों से, अपने लोगों से ज्यादा, यानी अपने जो सदस्य हैं, अपने जो परिवार के हैं, उन लोगों से ज्यादा दूसरे समाज के दूसरे लोगों से उपयोगिता ज्यादा प्राप्त करनी है, तो कैसे संभव हो सकता है वह? ताकि वह संभव तब हो सकता है जब हम समाज के सदस्यों को शुरू से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराएं, यानी उनको शुरू से ही समान अवसर दें, उनके साथ समान व्यवहार करें, तभी ऐसा संभव है कि समाज के वे दूसरे व्यक्ति हमारे लिए ज्यादा लाभदायक हों, ज्यादा उपयोगी हों। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता। लेखक भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि समता की उपयुक्तता या उसका औचित्य या उसके उचित होने का भाव यहीं पर समाप्त नहीं होता है, इसका और भी एक आधार उपलब्ध है। कहा कि समता के औचित्य को जांचने का, इसकी उपयुक्तता को
जांचने का एक और आधार प्राप्त है, और उस आधार को उदाहरण के माध्यम से बताया। कौन सा आधार है? एक राजनीतिज्ञ पुरुष, एक राजनीति को जानने वाला व्यक्ति यानी एक राजनेता का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, यानी एक राजनेता का व्यवहार बहुत बड़ी जनसंख्या से होता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनेता के पास न तो इतना समय होता है और न ही प्रत्येक के बारे में इतनी जानकारी होती है कि वह उनकी आवश्यकताओं यानी जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार, आवश्यकताओं, जरूरतों और योग्यताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। जैसा व्यवहार वे चाहते हैं प्रत्येक के साथ अलग अलग व्यवहार कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर, कहा कि वैसे भी जरूरतों और योग्यताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार यानी अलग आचरण कितना भी आवश्यक, कितना भी जरूरी और औचित्यपूर्ण क्यों न हो, जरूर सही क्यों न हो, औचित्यपूर्ण का मतलब सही क्यों न हो, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से, एक इंसानियत के नाते समाज दो वर्गों या श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। कहा कि भिन्न व्यवहार करके समाज को दो वर्गों या दो श्रेणियों में नहीं बांट सकते। ऐसी स्थिति में, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में राजनीतिज्ञ को यानी एक राजनेता को अपने व्यवहार में व्यवहारीय सिद्धांत अपनाना पड़ता है। अपने व्यवहार के अंदर व्यवहारीय सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। अब वो व्यवहारीय सिद्धांत क्या होता है आगे बताया है, और यह व्यवहारीय सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ, व्यवहारीय सिद्धांत के बारे में बताया ये कि व्यवहारीय सिद्धांत यही होता है कि उस राजनेता को सब लोगों के साथ, सब मनुष्यों के साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए, एक समान व्यवहार किया जाए सभी के साथ। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार, कहा कि जो राजनेता होता है वह यह व्यवहार, यह आचरण इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं। कहा कि जो राजनेता होता है वो सबके साथ एक सा व्यवहार इसलिए नहीं करता है कि उसकी दृष्टि में सभी समान हैं, बल्कि वह इसलिए करता है कि वर्गीकरण या श्रेणीकरण संभव होता है। वह इसलिए करता है समान व्यवहार क्योंकि असमान व्यवहार करने से वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव हो सकता है। यानी कि समाज जो है दो भागों में बढ़ सकता है अगर हम अलग अलग व्यवहार करेंगे तो, और एक सा व्यवहार करेंगे तो समाज अलग अलग नहीं बटेगा, और अलग अलग समाज नहीं होगा तो उस राजनेता को उस चीज का फायदा मिलेगा। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि इस प्रकार से जो समता तत्व है वह एक काल्पनिक जगत की वस्तु है। वैसे तो क्या है, एक काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को यानी एक राजनीति जानने वाले व्यक्ति को या एक राजनेता को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए, सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग उचित भी होता है। कौन सा मार्ग? कि वह सबके साथ समान व्यवहार करे, क्योंकि यही व्यावहारिक भी है और उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी, क्योंकि यही व्यावहारिक भी है, व्यवहार से संबंधित भी है, और उसके उस व्यवहार की एकमात्र जांच भी है, परख भी है। क्लियर? तो यह पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, दोनों प्रकरण यहां कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इस पूरे पाठ को यानी इन दोनों प्रकरणों को दोबारा से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।